तो बच्चों आज फिर आपके लिए सेकेंड पार्ट केमिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। जो फर्स्ट वीडियो था आपका किताब के अंदर का एनसीईआरटी बुक के अंदर का सवाल था। आज हम प्रश्न उत्तर को एनसीईआरटी बुक का सॉल्व करेंगे। तो आपके सामने सारा क्वेश्चन यहाँ पे है। टोटल 20 क्वेश्चन है। इन 20 क्वेश्चन का हम आंसर देने की कोशिश करेंगे और आसान शब्दों में और आसान भाषा में, और आपको समझाने की हम फुल प्रयास करेंगे। तो आपका पहला सवाल है, ऑब्जेक्टिव है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, गलत के बारे में पहचान करना है। आपका सवाल है कि लेड ऑक्साइड कार्बन को लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है कैसे। तो इसमें क्या क्या सवालात है वो आप जानने की कोशिश कीजिए। तो पहला है बिल्कुल नहीं है। अगला है कि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी जहाँ तक बात करें लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है तो ये बात सही है, और कह रहा है कार्बन उपचयित हो रहा है तो ये बात आपका सही है, ये दोनों आपका सही है। मगर शीशा अपचयित हो रहा है ये बात आपका सरासर गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, गलत है। अगर हम अपोजिट साइड से रिएक्शन करवाते हैं तो आपका जहाँ तक है सही हो सकता है मे बी, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही होगा। एंड सेकेंड नंबर आपका है कि आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम ये दोनों बनाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन। यहाँ पे देखिए कि ये यौगिक है और ये तत्व है। तत्व जो है यौगिक से फिर यहाँ देखिए यौगिक बना दिया, ये तत्व को बाहर कर दिया। इस तरह की अभिक्रिया जहाँ पर भी आप देखते हैं समझ जाइए कि आपका ये विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन ढूंढिए ऑप्शन में, तो विस्थापन डी ऑप्शन आपका कन्फर्म सही है, विस्थापन अभिक्रिया होगा। एंड तीसरा नंबर सवाल है आपका कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लोह चूर्ण मतलब है कि लोहा है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है। इनको डालेंगे तो कौन सा अभिक्रिया होगी? तो ऑटोमेटिक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया होगा। एंड इसमें क्या कहा है कि निकलेगा क्या क्या, तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा। हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा, आयरन क्लोराइड बनाएगा। एंड आपका फोर्थ क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव था, फोर्थ क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव है। इन सब्जेक्टिव को बनाने की कोशिश है आपका कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो आपका ये बात कंफर्म आप रखिए कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। और दूसरा सवाल है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। दो सवाल इसमें पूछा है। पहला पूछा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो आपको बच्चों जानना है संतुलित रासायनिक समीकरण ऐसा समीकरण को बोलते हैं जिसके अभिकारकों और उत्पादों के विभिन्न जो अभिकारकों और उत्पादों के विभिन्न परमाणुओं की संख्या जो होती है सेम होना चाहिए। तो उनको आपको हर हाल में सेम रखना है। जब सेम रहेगा तो संतुलित कहलाता है। जैसे वे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिक्रिया के पहले एवं बाद अभिकारकों तथा उत्पादों, देखिए अभिक्रिया के पहले और बाद यानी अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, जो परमाणुओं की जो संख्या होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए, तब जाके वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जो भी रासायनिक समीकरण हम करते हैं अभिकारक और उत्पाद दोनों को हम देखेंगे, दोनों में जो तत्व है उनके परमाणुओं की जो संख्या है वो समान होनी चाहिए, वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। अब दूसरा है कि दूसरा सवाल है रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुपालन के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि अभिक्रिया के दौरान न तो परमाणुओं का उत्पादन होता है और न ही ह्रास होता है। इसी वजह से उन नियम को पालन करने के लिए हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो आपका चौथा सवाल था वो क्लियर हो चुका है। एंड पांचवा सवाल है आपका, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। पहले तो रासायनिक समीकरण लिखना है, फिर उन्हें बैलेंस करने की कोशिश करना है। तो पहला आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस से संयोग, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के संयोग कराना है। संयोग करने के बाद अमोनिया बनता है। नाइट्रोजन का फार्मूला होता है N2, हाइड्रोजन का फार्मूला होता है H2। दोनों संतुलित हो जाएगा तब NH3 अमोनिया बनेगा। दोनों को बैलेंस भी करना है आपको। तो
ये पहला सवाल हो गया। यहाँ पे देखिए इसका जवाब आपको यहाँ पे दिया हुआ है। पहला सवाल था आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से संयोग करना। तो देखिए नाइट्रोजन गैस है N2H2 हो गया ना NH3 हो गया, बैलेंस कर दिए हैं इनको हम, परमाणुओं की संख्या को सेम किए हैं। दूसरा हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराए और जल सल्फर डाइऑक्साइड बना, इनको बैलेंस कर दिया गया है। तीसरा एल्युमिनियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, इन दोनों को रिएक्शन कराने के बाद बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है, एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है। एंड लास्ट सवाल है कि डी पोटेशियम और जल को रिएक्शन कराने पर पोटेशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। ये आपका 5 नंबर का सवाल है जो आप बैलेंस करेंगे। बैलेंस करना आपको नेक्स्ट पार्ट में सिखाया भी जाएगा और आप सीख भी चुके हैं कुछ हद तक। जो ऑनलाइन है वो नहीं सीखे हैं तो उसके लिए वीडियो अलग से बनवा देंगे, और जो ऑफलाइन क्लास में हो तो ऑलरेडी सीख ही चुके हैं। एंड 6th नंबर आपका है सेम, सिर्फ बैलेंस करना है आपको। 6 नंबर का रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। संतुलित करना वही बोले ना, आपको संतुलित और संतुलित सारा चीज़ ऑफलाइन में पढ़ा दिया गया है, ऑनलाइन में भी आप सीख लेंगे। आपके लिए वीडियो हम अलग से बनवा देंगे बोर्ड पे। नाइट्रिक एसिड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट प्लस जल बनता है, और इनमें ज़्यादा बैलेंस करने की दिक्कत नहीं है। देखिए आप बैलेंस से यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के बैलेंस आप करने की कोशिश कीजिएगा सारा। 7 नंबर भी सवाल सेम है, बैलेंसिंग वाला सिस्टम है। कहता है अभिकारकों को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्शन कराने पर कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है और जल का H2O होता है। आप इनको भी अपने से करेंगे। एंड 8 नंबर सवाल भी आपके लिए ही है। इनमें कहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण के अभिक्रिया का प्रकार भी बताइए, कौन सा अभिक्रिया है वो किस तरह का है वो आपको बताना है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 2 क्वेश्चन है ए बी। पोटेशियम ब्रोमाइड बेरियम क्लोराइड बनाता है, पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड बनाता है। दूसरा है जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो पहला सवाल आप जब देख रहे हैं कि पोटेशियम ब्रोमाइड है बेरियम क्लोराइड, इनको पहले आपको बनाना है। यहाँ आयनों के बीच सिर्फ अदला बदली हो रही है तो द्विविस्थापन हो जाएगा, और ये वाला जो है वियोजन हो जाएगा, टूट रहा है। तो ए बी हो गया। एंड आपका नेक्स्ट सवाल जो है 9 नंबर है आपका। ये 9 नंबर आपको लिखने वाला सवाल है। ये सब्जेक्टिव सवाल है, आपको वो सारा भी सब्जेक्टिव था लेकिन आपको बैलेंस करने के लिए आना चाहिए। अगर आप बैलेंस और संकेत याद है आपको तो सारा मामला आपके हाथ में है। एंड 9 नंबर सवाल है कि ऊष्माक्षेपी एंड ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण देके बताइए। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया वे अभिक्रिया होते हैं जिसमें उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्पादन होता है। अगर ऊष्मा बाहर निकलता है उत्पादन मतलब अभिक्रिया जब भी होगा उत्पाद बनेगा, उसके साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकलेगा, तो उनको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे C+O2 CO2 प्लस ऊष्मा बना है, कैल्शियम ऑक्साइड जल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा बनता है, ये हमारा ऊष्माक्षेपी कहलाता है जिसमें ऊष्मा बाहर निकलता है। एंड नेक्स्ट सवाल उसी में कहता है ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी वो होता है जिनमें उत्पाद तो बनता है और ऊष्माशोषित भी होता है। ऊष्माशोषित जब होता है तो ऊष्माशोषित में आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो ऊष्मा इस साइड में लिखिए जैसे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस ऊष्मा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा शोषित हो रहा है। आप अगर ऊष्मा को इस साइड में लिखेंगे तो माइनस ऊष्मा आपको लिखना होगा। लेड नाइट्रेट प्लस ऊष्मा लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों में ऊष्मा शोषित हो रहा, इसलिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कर लेते हैं। मतलब जिसमें ऊष्मा बाहर निकलेगा ऊष्माक्षेपी, जिसमें ऊष्मा अंदर आएगा ऊष्माशोषी कहलाता है। एंड 10 नंबर सवाल आपका है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो श्वसन, जब भी हम सांस लेते हैं तो ग्लूकोज वगैरह का जो है ना ग्लूकोज टूटता है तो हमारे बदन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, इसलिए इन सब चीज़ों को ऊष्माक्षेपी कहते हैं सांस लेने में। वही लिखा श्वसन की क्रिया में हमारे शरीर में कोशिकाओं में ग्लूकोज का दान होता है, मतलब ग्लूकोज टूटता है जिसमें ऊर्जा मिलती है। अगर ग्लूकोज टूटेगा ही नहीं तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, ग्लूकोज टूटता है तो ऊर्जा निकलती है। इसे ऊर्जा हम दैनिक कार्य के लिए करते हैं, हम दैनिक काम करते हैं, अतः श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये रासायनिक अभिक्रिया देखें, ग्लूकोज ऑक्सीजन दोनों मिलकर बनाए कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा भी रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बना ऊपर से ऊर्जा रिलीज हुआ, इसलिए हम श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। 10 नंबर सवाल आपका क्लियर हो गया। एंड 11 नंबर सवाल है आपका
वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? दो अभिक्रिया, एक वियोजन है एक संयोजन है, और कहा उल्टा क्यों कहा जाता है? तो समीकरण भी लिखना है आपको, तो आप समझने की कोशिश कीजिए। वियोजन में क्या होता है, एक टूट करके दो या दो से अधिक बनता है, और संयोजन में करता है दो या दो मिल करके एक बनता है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग संयोजन वियोजन, इसलिए दोनों को अपोजिट कहा जाता है। तो लिखा क्या है देख लीजिए, वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। वियोजन में भाई एक अभिकारक है वो टूट करके दो या दो से अधिक बनाएगा, जबकि संयोजन में दो या दो से अधिक जुड़ करके एक बनाता है, एकल उत्पाद बनता है। अतः दोनों में यही क्रिया के कारण विपरीत कहा जाता है। जैसे यहाँ पे चूना पत्थर को देखिए, वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। कैल्शियम कार्बोनेट डेल्टा गर्म किया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना, एक था डबल हो गया। लेकिन वहीं पर आप उसी चीज़ को यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए। इसका एग्जाम्पल आइए आप थोड़ा सा 9 नंबर सवाल यहाँ पे देखिए। संयोजन में क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड जल, दो चीज़ मिला और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस, तो आप समझ ही गए हैं दो मिलके एक बनता है, तो संयोजन कहलाता है। एंड नेक्स्ट सवाल आपका 12 नंबर है, उन वियोजन अभिक्रिया के एक एक समीकरण लिखिए जिसमें प्रकाश उष्मा विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। पहला देखिए वियोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल, जिसमें एक टूट करके दो या दो से अधिक बनेगा। उष्मा पे एग्जाम्पल दिया, प्रकाश पे दिया, विद्युत पे दिया, तीनों बातों पे एग्जाम्पल देने के लिए कहा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम देते हैं उष्मा पर। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, ये भी वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। दूसरा हम देने जा रहे हैं प्रकाश पर। सिल्वर क्लोराइड AgCl को जब हम सूरज की प्रकाश में गर्म किए तो Ag प्लस क्लोरीन बन गया। तीसरा हम देंगे विद्युत पर, जल, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल है जो हर बार दिया जाता है। जल को जब इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। हाइड्रोजन कैथोड पर बनता है, एनोड पर ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन का प्लस साइन है इसलिए कैथोड पर, इसका माइनस साइन है इसलिए एनोड पर बनता है। आपका 12 नंबर भी क्लियर हो गया। एंड 13 नंबर सवाल है आपका, बहुत छोटा छोटा सवाल है। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर, बस संयोजन वियोजन की तरफ पूछ लिया। विस्थापन द्विविस्थापन, आपको बता दें विस्थापन में एक एलिमेंट एक तत्व होता है और एक यौगिक होता है, जबकि द्विविस्थापन में दोनों का दोनों यौगिक भाग लेते हैं अभिक्रिया में। तो वही सवाल है आपको, कहा विस्थापन अभिक्रिया का पहले एग्जाम्पल दे देते हैं। वो अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के जलीय अवस्था से विस्थापित कर देता है। विस्थापन अभिक्रिया मतलब एक तत्व होता है, एक कम तत्व, एक यौगिक होता है, यौगिक से उस तत्व को निकाल देता है और अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, उसको विस्थापन कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट है, जिंक है, यह अकेले यौगिक है, तो यहाँ जिंक सल्फेट बन गया, कॉपर को अलग कर दिया, ये विस्थापन की पहचान है, वे विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन द्विविस्थापन में दोनों का दोनों यौगिक होता है। ध्यान से देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य सिर्फ आयनों का आदान प्रदान होता है, दोनों तो यौगिक ही होता है, आयन का आदान प्रदान हो जाता है, वो द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे बेरियम क्लोराइड ये भी यौगिक है, सोडियम सल्फेट ये भी यौगिक है, बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड बना यौगिक है, दोनों के बीच आयनों की आदान प्रदान हो गया, आयन का आदान प्रदान हुआ, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यही दोनों में अंतर है, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो 13 नंबर आपका क्लियर हो गया। एंड 14 नंबर सवाल को देखिए आप ध्यान से। सिल्वर के शोधन में, सिल्वर बोले तो Ag के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 हो गया के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु Cu से रिएक्शन करवाया गया, विस्थापित कर देता है। तो इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया देखिए, तो कॉपर हमारा ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है और सिल्वर थोड़ा कम है, तो इसलिए सिल्वर नाइट्रेट को जब भी कॉपर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो विस्थापन अभिक्रिया होगा। सिल्वर को विस्थापित करके कॉपर नाइट्रेट बनाया और सिल्वर अलग हो जाता है यहाँ पे, ये हमारा विस्थापन अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एंड 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में बात कर रहा है, एक अभिक्रिया अवक्षेपण है, तो वह अभिक्रिया जिसमें कारक क्रिया करके अवक्षेप बनाते हैं, जिसमें ठोस के रूप में कुछ न कुछ बच जाए, वो अवक्षेप कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल है आपका, सोडियम सल्फेट विलियम बेरियम क्लोराइड डाला जाता है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है, और बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप बनता है। ये बेरियम सल्फेट जो है ये सफ़ेद अवक्षेप के रूप में बनता है, ये बेरियम सल्फेट जो है। तो सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाए तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना। ये जो बेरियम सल्फेट है ये अवक्षेप हमारा बना है, इसी को अवक्षेपण अभिक्रिया बनते हैं। सिंपल भाषा में याद रखें तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के रूप में उत्पाद अवक्षेप रूप में बनता हो उन्हें अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। एंड 16 नंबर सवाल है आपका,
कि ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए दो दो उदाहरण दीजिए। एक पूछा आपका उपचयन और एक पूछा अपचयन। आप तो जानते हैं जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उपचयन, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है अपचयन कहलाता है। तो ये दोनों उपचयन लिख दिया गया है, लेकिन ये अपचयन है। एक अपचयन है, एक उपचयन है। 16 नंबर का जवाब आप देखिए। उपचयन अभिक्रिया वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, बस ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उपचयन अभिक्रिया। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये दोनों उपचयन का उदाहरण है। जबकि अपचयन में जस्ट अपोजिट होता है, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ऑक्सीजन घट रहा है मतलब अपचयन अभिक्रिया। जैसे कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन, कॉपर प्लस जल, देखिए ऑक्सीजन कॉपर से हट गया, अपचयन हो गया। जिंक ऑक्साइड कार्बन, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, जिंक से ऑक्सीजन खत्म हो गया, ये भी अपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। 16 नंबर आपका क्लियर है। एंड 17 नंबर सवाल है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वो काले रंग का हो जाता है। भूरा रंग का चमकदार तत्व एक्स है, पता नहीं कौन सा है, क्या है, नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाए तो वो काला रंग को हो जाता है। कौन रंग का हो गया? भूरा रंग था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाए काला हो गया, तो काले रंग का यौगिक का नाम क्या है? तो वो कॉपर होगा। भूरा रंग का जो एक्स है वो कॉपर होगा। कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड, जिसको क्यूप्रिक ऑक्साइड भी कहा जाता है, यौगिक है। इसका उदाहरण है कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड हो गया। एंड 17 नंबर आपका क्लियर। 18 नंबर सवाल है आपका कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? आप सब जानते हैं कि लोहे की वस्तु को पेंट क्यों कराया जाता है। तो लोहे की वस्तुओं पर आर्द्र वायुमंडल में जंग लग जाता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, जंग लग जाता है, किसी तरह से खराब हो जाता है। लोहे की वस्तु को सुंदर बनाने के लिए, जंग से बचाने के लिए हम उसमें क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं। तो स्पेशली बात, लोहे की वस्तु को जंग से बचाने के लिए और आकर्षक बनाने के लिए हम लोग पेंट करते हैं। ये था 18 नंबर सवाल आपका क्लियर हो गया। एंड 19 नंबर सवाल है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? कोई भी तेल वाला पदार्थ जो भी बना होता है उनको हम लोग नाइट्रोजन से प्रभावित करते हैं ताकि ज़्यादा देर तक वो रह सके। वही लिखा है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन युक्त इसलिए करते हैं क्योंकि नाइट्रोजन अक्रिय गैस है। नाइट्रोजन अक्रिय गैस है तथा नाइट्रोजन गैस खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से बचाता है, ऑक्सीजन से संपर्क होने से इनको बचाता है और ताकि लंबे समय तक खाद्य पदार्थ बेहतर तरीके से रह सके। एंड 20 नंबर सवाल आपका है, निम्न पदों का वर्णन कीजिए। प्रत्येक का एक संक्षारण और विकृत गंधिता का एग्जाम्पल देने का। संक्षारण लोहे में आ जाता है, विकृत गंधिता खाने पीने में आ जाता है। तो एक एक का एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं डिफिनेशन के साथ। संचारण, जब किसी धातु को वायुमंडल में खुला छोड़ दें, वायु में खुला छोड़ देंगे धातु को, तो वायु नमी, प्रदूषकों आदि से क्रिया करके संचारित हो जाती है, मतलब उसमें जंग लग जाएगा। इसी को संचारण कहेंगे। जैसे लोहे में जंग लगना, ये संचारण का उदाहरण है। एंड दूसरा नंबर पे है विकृत गंधिता। तेल वसायुक्त खाद्य पदार्थों को खुला रखने पर कुछ समय बाद ऑक्सीकृत हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन से संपर्क कर लेगा और गंध स्वाद में भी परिवर्तन हो जाता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। खाने बने वाला पदार्थ जो होता है ज़्यादा दिन रखने से खराब हो जाते हैं, इसलिए इनको विकृत गंधिता कहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। उम्मीद करते हैं आप सेकंड पार्ट के लिए काफ़ी रेडी होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।